सत्यम स्कैम। जब भी हम इस स्कैम का नाम सुनते हैं हमें ध्यान में आता है भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट स्कैम्स का नाम। अब इस स्कैम के माध्यम से बहुत सारा पैसा साइफन ऑफ किया गया था एंड साथ ही साथ यहां पर इस स्कैम के द्वारा हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या इश्यूज हैं, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या इश्यूज हैं, किस तरह से रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग की जरूरत होती है कंपनीज को, एंड साथ ही साथ एथिकल बिहेवियर की कमी क्यों देखने को मिली, ये सारे इश्यूज सत्यम स्कैम ने हाईलाइट किए। और साथ ही साथ आज के सेशन में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से एथिक्स और इकोनॉमी आपस में लिंक्ड है। तो आइए जानते हैं इंडिया के बिगेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड की स्टोरी एंड साथ साथ ये समझेंगे कि कहां पर सरकार ने इससे क्या लेसन लिए। देखो, जब मैं बात करता हूं सत्यम स्कैम की तो पहले तो आपको सत्यम कंप्यूटर्स कंपनी के बारे में जानना होगा। दरअसल में ये एक आईटी सर्विस कंपनी थी जिसको फाउंड किया गया 1987 के अंदर। अगर हम बात करते हैं ना ग्लोबल इकोनॉमी की, तो 1980 से लेकर 2010 के आसपास दुनिया भर में इकोनॉमी का हमें एक बूम देखने को मिला। अब 2008 में हमें दुनिया भर के अंदर एक रिसेशन भी देखने को मिला, बट उससे पहले की कहानी यही है कि दुनिया भर में इकोनॉमी काफी अच्छे से बूम कर रही थी। इवन भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 1991 के अंदर जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए वहां से भी बहुत सारी कंपनीज को उसका फायदा हमें देखने को मिला। इसी से जस्ट कुछ साल पहले 1987 के अंदर एक आईटी सर्विस कंपनी 1987 में रामालिंगम राजू जी के द्वारा यहां पर ओपन करी गई है। 2008 तक आते आते ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि ये फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाती है। एंड जब इस कंपनी का फेलियर हुआ उस समय इस कंपनी के अंदर 50,000 से भी ज्यादा इंप्लॉइज थे, प्लस ये लगभग 70 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे काम कर रही थी। अगर रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना तो चौथी कंपनी सबसे बड़ी आईटी देखने को मिल जाती है। अब ये जो कंपनी थी ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड थी एंड साथ ही साथ सत्यम इन्फोवे जो कंपनी है वो पहली भारतीय इंटरनेट बिजनेस कंपनी बनी जिसको नास्डैक के ऊपर भी यहाँ पे लिस्ट किया गया। और तो और इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। एंड गौर करने वाली बात यह है कि इस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अच्छे अवार्ड्स मिले थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल्डन पीकॉक अवार्ड हो गया एंड इवन आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। तो यहाँ पर तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इवन अगर आप इसकी स्टोरी को समझेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्टली ऑल फाइन। पर दिक्कत आती है 2008 के आसपास। दरअसल में क्या हुआ, रामालिंगम राजू को ऐसा लगा कि एक्चुअल में ना रियल एस्टेट काफी तेजी से बूस्ट कर रहा है। और रियल एस्टेट बूस्ट कर रहा है इस वजह से उन्होंने सोचा कि बहुत सारा पैसा ऐसा हो सकता है जो कि रियल एस्टेट के अंदर लगाया जाए एंड वहां से काफी सारा पैसा कमाया जा पाए। प्लस साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि उनकी जो कंपनी है सत्यम कंप्यूटर्स वो तेजी से ग्रो करे। अब तेजी से ग्रो हो तो नहीं रही थी, पर उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, दिखा देते हैं कि तेजी से ग्रो हो रहा है। और वो कैसे दिखाएंगे, वो दिखाएंगे थ्रू फेक अकाउंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल फेक इनवॉइसेस, फेक बैंक स्टेटमेंट्स। इन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि जो सेल्स का नंबर है वो ज्यादा दिखे, सेल्स के साथ साथ जो प्रॉफिट का नंबर है वो भी ज्यादा दिखे। इस तरह से सारे के सारे जो फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स थे ना उनको यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाने लग गया। अब क्योंकि कंपनी के नंबर्स इतने बढ़िया दिखने को मिल रहे थे तो मार्केट में भी इस कंपनी के रिगार्डिंग जो रेपुटेशन है इसकी बढ़ती रही। ऐसा लोगों को लगा कि कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस वजह से इस कंपनी की जो शेयर्स की डिमांड थी वो लगातार बढ़ती रही। ऐसा देखा जाता है कि बहुत तेजी से यहाँ पे इसका स्टॉक प्राइस कई गुना यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जस्ट बिकॉज की नंबर्स के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ करी गई थी। हालांकि जो नंबर के साथ छेड़छाड़ थी ये लगभग 2002 या 2003 से ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट यहाँ पर इसका पता काफी लेटर फेज में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया जो कि रियल नंबर और फेक नंबर्स के बीच में इतना बड़ा अंतर हो गया कि अब रामालिंगम राजू के बस की बात नहीं रही इन चीजों को मेंटेन करना। एक उनके पास ऑप्शन ये था कि रियल एस्टेट से जो भी वो पैसा कमा रहे हैं ना कहीं उसको वो अपनी कंपनी के अंदर डाइवर्ट करें ताकि ऐसा लगे कि कंपनी के पास अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है एंड अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। पर उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। दरअसल में उनके पास दो कंपनीज देखने को मिलती है, मेहतास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेहतास प्रॉपर्टीज। तो कोशिश ये थी कि इन दोनों को एक्वायर कर लिया जाए एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस डील के माध्यम से पैसा साइफन ऑफ किया जाए। पर जब ये डील भी नहीं यहाँ पे वर्क करती उससे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर जो रियल एस्टेट था वहां पर भी हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है 2008 के क्राइसिस के समय। तो जो भी उनने रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाला हुआ था वहां से भी उनको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलते, जिस वजह से ये जो रियल और फेक नंबर्स हैं इनके बीच का अंतर बढ़ता ही जाता है। बहुत सारे इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा यूज किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को फूल करने के लिए, ऑडिटर्स को और जनरल पब्लिक को फूल करने के लिए। इनफैक्ट वो इन्हीं
इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बहुत सारा लोन लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो पैसा अपनी कंपनी के अंदर डाल पाएं, पर वहां पर भी उनको काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इवन अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी इनका यहाँ पे पूरा साथ देती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। फाइनली जाके 2008-2009 के अंदर दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इनको खुद कन्फेस करना पड़ता है कि हाँ, मैंने नंबर्स के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ करी है। एंड वहीं से हमें देखने को मिलता है कि सत्यम का स्टॉक प्राइस लगातार गिरता रहता है। एंड आने वाले कुछ 12 घंटे के अंदर ही इसका स्टॉक प्राइस 55% से भी ज्यादा गिर गया एंड अकॉर्डिंगली नीचे गिरता ही रहा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, किस तरह से यहाँ पर हमें सत्यम स्कैम देखने को मिला। पर हमारे एग्जाम के लिए जो हमें चीजें पता होनी चाहिए वो है आपकी विद रिगार्ड्स टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्योंकि देखो यार, सत्यम स्कैम के अंदर सबसे बड़ा जो इशू आया ना, वो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही था। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको बिल्कुल भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया। जब मैं बात करता हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो इसके अंदर आ जाते हैं वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स, वो प्रैक्टिसेस, जो रेगुलेशंस, जो कहीं ना कहीं अच्छे एक बिजनेस मैनेजमेंट को यहाँ पर गाइड करते हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका मॉरल इंटीग्रिटी। मॉरल इंटीग्रिटी के अंदर आपका जो एथिकल कंडक्ट होता है, उसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। इंश्योर ये करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे, एफिशिएंट डिसीजन ले। आपने टाटा ग्रुप का एग्जांपल देखा होगा। टाटा ग्रुप एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बनती है कि किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यहाँ पर वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आपकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है नंबर्स के रिगार्डिंग, आपकी प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, अकाउंटेबल कितने ज्यादा हो आप अपने स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा बोर्ड्स के रिगार्डिंग ओवरसाइट होना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जब डायरेक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल मदद करते हैं एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। प्लस एट द सेम टाइम शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट को मेंटेन करना, इवन आपके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो भी आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हिस्सा बनता है। प्लस साथ ही साथ कंपनी का जो फोकस होता है वो प्रॉफिट के ऊपर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर होता है। एंड लास्टली कंपनी का एथिकल कंडक्ट होता है। एथिकल कंडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आदित्य बिरला ग्रुप का बहुत ही एक फेमस एथिकल फ्रेमवर्क है जो कि उनके ऑपरेशंस को गाइड करता है, जिस वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां बेहतर देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, जैसा कि रिलायंस के केस में बहुत बार इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके अलावा बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल आ जाता है एचडीएफसी बैंक्स का, जो कि स्टेबिलिटी मेंटेन करता है भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ इन्फोसिस का रिसोर्स एलोकेशन हो गया एंड टाटा ग्रुप का इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि उनको क्राइसिस में भी मदद किया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को यहाँ पर वर्क अराउंड करना चाहिए। अब दोस्तों, जब ये सत्यम स्कैम हुआ ना, तो उसके बाद सरकार भी एक्शन में आई एंड बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए गए ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़िया किया जा पाए। पहले हमारे यहाँ पे कंपनीज एक्ट हुआ करता था विद रिगार्ड्स टू 1956, उसकी जगह के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया एंड अकॉर्डिंगली सेबी को भी बोला गया कि आपके पास जो पावर्स हैं उनको हम इंक्रीज कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू लिस्टेड कंपनीज। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से ही जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट मैंडेटेड किया गया। प्लस सीईओ और जो चेयरमैन का जो रोल है उसको यहाँ पे सेपरेट किया गया एंड साथ ही साथ आपकी जो ऑडिट कमिटीज हैं उनको पावरफुल किया गया अलॉन्ग विद विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर होता है कि अगर मान लो कुछ कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है तो कोई इंसान अगर उसको बताता है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलती है। प्लस एट द सेम टाइम सेबी ने भी ना यहाँ पर कुछ डिस्क्लोजर्स को मैंडेट कर दिया कि आपको अगर कुछ ऐसा चीज हो रही है आपको वो चीज पब्लिक को बतानी ही पड़ेगी। इवन यहाँ पर ना जो आपका ऑडिटर थे इस केस के अंदर वो थे प्राइस वाटर के ऊपर, पीडब्ल्यूसी के बारे में आप जानते होंगे, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर एक्शन लिया गया क्योंकि उन्होंने भी अपना काम ढंग से नहीं किया था। अगर सत्यम कंप्यूटर की बुक्स को, डेटा को पहले से ही अच्छे से जांच लिया था, उनको परख लिया था, तो शायद ये स्कैम होने से इसको रोका जा सकता था। इसके अलावा हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजीज और कुछ कोड्स का हमें पता होना चाहिए। देखो, यूपीएससी ने कुछ साल पहले एक हमसे कोड पूछी थी, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट द अदर 2 विल किल यू। यानी कि एक इंसान के अंदर 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस और एनर्जी। पर अगर किसी इंसान के अंदर ना इंटीग्रिटी नहीं होती, वहां पर बाकी दोनों आपकी कंपनी को खत्म कर सकती हैं। और ये बात कही गई थी वॉरेन बफेट जी के बारे में, मतलब उन्होंने यहाँ पे ये कोट कही थी। और आप नोटिस कर भी लोगे यहाँ पर रामलिंगम राजू या इवन जो और बहुत सारे एग्जांपल जैसे रजत गुप्ता जी के बारे में भी आप जानते होंगे, इंटेलिजेंस एनर्जी में कोई कमी नहीं, पर क्योंकि इंटीग्रिटी में कमी थी ना, इस वजह से इतने बड़े स्कैम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आज के सेशन से कुछ एक टर्मिनोलॉजी हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है मार्केट कैपिटलाइजेशन। दरअसल में हो क्या रहा था, जब मैं बात कर रहा हूँ सत्यम कंप्यूटर की ना, तो उनका मार्केट कैप बढ़ता ही जा रहा था। मार्केट कैप होता है आपका नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ 1 शेयर।
कि कितने आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ऑफ वन शेयर। जितनी अकॉर्डिंगली एक कंपनी के प्राइस जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, अकॉर्डिंगली इनकी मार्केट कैप भी बढ़ती रहती है। यही मार्केट कैपिटलाइजेशन डिटरमाइन करती है कि कोई कंपनी क्या वो लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस के ऊपर ही। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एसएफआईओ के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करी थी वहां पर एसएफआईओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। एसएफआईओ दरअसल में है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आने वाला आपकी एजेंसी है जो कि इस तरह के फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करती है, जैसे आपके व्हाइट कॉलर क्राइम्स, इस तरह से जो भी आपके क्राइम्स होते हैं। इसके अलावा आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग की भी, क्योंकि एक्चुअल में जब यहां पर इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए तो वहां पर इनसाइडर ट्रेडिंग की भी बात हुई। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लेट से एक पर्सन को कुछ जानकारी है एक कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, एंड अगर वो जाके एक जानकारी किसी और को दे देता है जिससे अकॉर्डिंगली इसको बेनिफिट होता है, उसी को इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस पर्सन को पता है कि कंपनी कुछ नया एक्वायर करने वाली है जिससे उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर ये जाके अपने दोस्त को ये इन्फॉर्मेशन बताता है, उससे ये करोड़ों पैसे यहाँ पे कमा सकता है। इसी को बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि इससे यहाँ पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं रहती, इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग भारत के अंदर बैंड है। तो ये भी आपका इनसाइडर ट्रेडिंग भी यहाँ पे इस मामले में उठा था। बाइंग और सेलिंग अ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी स्टॉक बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक और मटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। एक बड़ा ही फेमस केस है रजत गुप्ता का, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये था ओवरऑल सत्यम स्कैम, एंड साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से एथिक्स और इकोनॉमी अपने आप में बहुत ज्यादा लिंक्ड है, एंड साथ साथ हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करी। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।